मीनाक्षी कंडवाल और लगातार हम बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ देर पहले ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और यह संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म हो रहा है। तो इसके आगे अब क्या होगा, प्रधानमंत्री इसको लेकर क्या कोई फैसले से देश को अवगत कराते हैं, ये देखना होगा। संबोधन में प्रवासी मजदूरों पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की जो व्यथा रही है बीते दिनों, आपने टीवी से लेकर अखबारों में, सोशल मीडिया पर वो तमाम तस्वीरें देखी हैं। औरंगाबाद में एक हादसा हुआ जहां पर ट्रैक पर एक मालगाड़ी सोते हुए मजदूरों के ऊपर से गुजर गई। तो आज अंबाला में भी एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचल दिया। तो ये अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिसने पूरे देश को दुखी किया है, व्यथित किया है। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार को ट्रेन चलाने का फैसला भी लेना पड़ा। 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। अब प्रधानमंत्री आज रात क्या कहते हैं, इस बात पर निगाहें लगातार बनी रहेंगी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हैं, रोहित सरदाना है और अंजना ओम कश्यप जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजना, जो बात हम कुछ देर पहले भी कर रहे थे कि अब लॉकडाउन 4 पहले 3 दौर जैसा नहीं होगा, इसमें रियायतें कुछ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बहुत अहम है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का स्टेटमेंट भी। अभी 3 से 4 दिन पहले ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले महीने और खतरनाक हो सकते हैं। कोरोना का ये कर्व, ये ग्राफ जून के महीने में और बढ़ सकता है। तो जरूर ये भी सरकार की कंसिडरेशन में होगा और ऐसी तैयारियों, ऐसी चुनौतियों के मद्देनजर क्या तैयारियां होंगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, और मीनाक्षी, जो सवाल आपने शुरुआत में ही पूछा है, इसी के जरिए 3 तस्वीरें सबसे बड़ी हैं। मैं एक एक कर आपको बता देती हूं। आईसीएमआर ने यह दावा किया था कि 15 मई के बाद कोरोना का ग्राफ देश में नीचे की तरफ जाएगा, कम से कम स्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। आज 12 मई है, मामले बढ़ रहे हैं। रणदीप गुलेरिया ने यह कहा कि जून के महीने में हम देख सकते हैं, जून जुलाई में ये पीक कर सकता है। इधर उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि जून का महीना कष्टदायक हो सकता है, हमें मदद चाहिए सरकार से। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार ने आज से रेल सेवाओं की सीमित शुरुआत कर दी है। अब देखिए, इन 3 चीजों को जब आप ज्वाइन करेंगी तो आप ये समझ रही हैं कि खतरे की आहट है, लेकिन खतरे की आहट के बावजूद लॉकडाउन कितने दिन, 40 दिन प्लस 14 यानी 54 दिन का लॉकडाउन 17 मई को खत्म होगा। क्या अनंत रूप से आप लॉकडाउन में रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं, उसके साथ नहीं चल सकता है जीवन। इसीलिए जान है तो जहान है वाला वो फेज था जब अचानक बीमारी आई थी, सबको बंद होकर पहले तैयारी करनी थी, समझना था कि ये अदृश्य दुश्मन है क्या। उस फेज से हम निकले, दूसरे फेज में गए क्योंकि उसके बाद भी बीमारी रुक रही थी। पीएम ने तब कहा था कि हमें कुछ दिन चाहिए इस पूरे सर्किट को, इस साइकिल को रोकने के लिए। वो नहीं हो पाया क्योंकि संक्रमण धीरे धीरे फैलता रह गया। कुछ ऐसी वजह रही जिसकी वजह से, जिसमें निजामुद्दीन मरकज भी शामिल है, 30% मामले फैले। तमिलनाडु जैसे राज्य भी बहुत ज्यादा संक्रमित हो गए। अब आपको यह समझना है कि तीसरे फेज में आप कहां पहुंचे। हॉटस्पॉट, सुपर कर्फ्यू एरिया। आपने हॉटस्पॉट्स को केंद्रित किया, आपने ये तय किया कि इसको हम पूरी तरह से सील करेंगे। यहां पर जब तक पूरा कंटेनमेंट नहीं होता है, बाकी जगहों में नॉर्मल एसेंशियल सर्विस के साथ सेवाएं चलेंगी, लेकिन इन घरों में आप दरवाजे तक राशन, जो भी चीजें उनको चाहिए, पहुंचाएंगे। सुपर कंटेनमेंट जिसे कहा गया। अब चौथे फेज में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यह समझना है कि आर्थिक गतिविधियां अगर देश में शुरू नहीं हुई तो राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है, केंद्र की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसका राजस्व का हाल है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और ये लंबे काल तक चलेगा तो पूरा असर फिर देश पर ही पड़ेगा। इसलिए कैसे उसमें हम जान फूके, कैसे जो बहुत जरूरी है सिर्फ उनके लिए आईआरसीटीसी की ये सेवाएं हैं जिसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ, इसी के साथ हम समझ पाएंगे। अगर ये सफल रूप से हो जाता है तो इस फेज में हम ये स्थापित कर पाएंगे कि थोड़ा सा रिस्क लेकर भी कमोबेश वही परिस्थिति है जो पहले था। याद रखिए मीनाक्षी, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पर टेस्ट डन, यानी जितने हम टेस्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले कितने केस पॉजिटिव आ रहे हैं, ये कम से कम हिंदुस्तान में एक पैरेलल, एक लेवल पे रहा है। कम से कम आप कह सकते हैं वो आंकड़ा एक ही स्तर पर हमेशा ऊपर नीचे होता रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो ये बताता है कि बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं हो रहा है। एक ऐसा भी हिस्सा था, कई लोग थे जो दूसरे तीसरे सप्ताह से ही कह रहे थे स्टेज 3 हो गया है, अब तो कम्युनिटी में फैल रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है। जितने डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स आज तक पर आते हैं वो बताते हैं अगर कम्युनिटी लेवल का संक्रमण होता तो फिर अस्पतालों की हालत इतनी बुरी हो जाती कि कोई उस पर पर्दा नहीं डाल सकता था। मृत्यु दर 3.5% के आसपास है। यह सही परिस्थिति है जब देश
कुछ रिस्क मोल लेकर ये समझ सकता है कि लॉकडाउन से एग्जिट का ये प्लान रेलवे सेवाओं के जरिए अर्थव्यवस्था में कुछ ढील देने के साथ जो रेड जोन से उनको पूरी तरह से कंटेन करके हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। और मुझे लगता है रात 8 बजे प्रधानमंत्री इसी तरफ बड़े कदम की बात कर सकते हैं। और पिछली बार भी मीनाक्षी, जैसा आपने बताया था, वो उन्होंने हाथ जोड़कर मजदूरों से माफी मांगी थी और कहा था कि मेरे लिए ये सबसे अंदर से व्यथित करने वाली चीज है कि आपको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इतनी तकलीफ सहकर भी आप साथ दे रहे हैं, बस ये साथ बनाए रखिएगा। तो मुझे लगता है आज भी उस अपील को दोहराएंगे। चलिए, इंतजार रहेगा हमें 8 बजे का। हिमांशु, लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए अंजना कर रही थी, मृत्यु दर अगर हम तुलना करें बाकी देशों के मुकाबले तो अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत में वो आंकड़ा कम है। और इस बात की प्रशंसा ग्लोबल लीडर्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों को लेकर, उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर की है। लेकिन अब यहां से आगे की लड़ाई तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब इसी रिस्क में अगर काम करना है तो चाहे ट्रेन चलाने का फैसला हो या जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा कल एक संयुक्त टीम ने किया, तो आने वाले दिनों में इसी रिस्क फैक्टर के साथ ही अब आगे बढ़ना होगा। कह रही हैं कि रिस्क फैक्टर के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। जान है और जहान है, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जान को बचाना भी होगा और जहान के लिए आपको आगे भी बढ़ना होगा। तो ये जब तक सामंजस्य बनाकर आप चलेंगे तो रिस्क फैक्टर भी कम रहेगा और संक्रमण फैलने की ये कह सकते हैं कि उम्मीद बहुत कम हो जाएगी। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि जिस तरीके से आप सब ने इस लड़ाई के अंदर जो जरूरी कदम उठाए हैं और जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है वो तारीफ के काबिल है। और ये बात सही है कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत के अंदर जो संक्रमण फैलने की औसत है वो बहुत कम है, जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। मैं एक और चीज बता दूं कि रिकवरी रेट अगर हम देखें, जो बात अंजना कह रही थी उसमें एक और पॉइंट जोड़ देना चाहिए। रिकवरी रेट पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो लगभग 30% के आसपास है। और इसी रिकवरी रेट को जो है सरकार भी चाहती है और सभी स्टेट्स की सरकारें भी चाहती है कि रिकवरी रेट भी जो है वो तेजी से बढ़ेगा, तभी इस संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सकता है और जो संक्रमित लोग हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके घर भी वापस भेजा सकता है। इन्हीं सब रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उसके अंदर माइग्रेंट लेबर्स को लेकर वो संबोधित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन के अंदर अगर लगाया जाता है तो उसमें किस तरीके से आपको अपने जनजीवन और जीवनचर्या को आगे लेकर चलना होगा, इसको लेकर भी एक रूपरेखा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जा सकती है। लौटती हूं मैं हिमांशु आपके पास। मनोज्ञा लोहेवाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, सुबह आप हावड़ा स्टेशन से रिपोर्ट कर रही थी और आपने वहां की तस्वीरें भी हमें दिखाई। उसके बाद बंगाल से तो ये खबर भी आई कि स्वास्थ्य सचिव के काम से सरकार खुश नहीं थी, तो उन्हें अब शिफ्ट कर दिया गया है पर्यावरण विभाग में। कल ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुई तो उन्होंने अपने विचार और कुछ नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन अब आज जब प्रधानमंत्री रात 8 बजे बोलने वाले हैं, किस तरह से बंगाल के लोग कर रहे हैं इंतजार, क्या खबरें आपके पास पहुंच रही हैं, लोगों से जब आप बात कर रही हैं क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? लोगों में एक बार फिर उत्साह है और उत्सुकता है कि आखिरकार क्या होगा आज लॉकडाउन 4 का अनाउंसमेंट में। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानने की सबसे ज्यादा उहापोह भी हो रही है कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा केंद्र सरकार का। अभी तक हमने जितने भी बातें देखी हैं, 4 बार प्रधानमंत्री आए हैं, भले ही वो अप्रैल हो या मई का महीना हो, कुल मिलाकर। लेकिन अब जिस तरह से ये बातें आ रही हैं, इसका जो राजनीतिक असर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। बंगाल में पुरजोर विरोध हुआ है राजनीतिक स्तर पर। जनता ने भले ही उसमें आगे हाथ बढ़ाकर थाली की बात हो या ताली की बात हो, हमेशा साथ दिया है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि काम करना जरूरी है, घर से निकलना जरूरी है, वहीं कंटेनमेंट जोन भी है, वहीं रेड जोन भी है, वहीं ऑरेंज जोन भी है। अभी तक पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं और 1000 से ज्यादा मामले सिर्फ कोलकाता में हो गए हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर दफ्तर खुलेंगे जो कि सबसे ज्यादा कोलकाता के आसपास हैं, तो वो किस तरह से खुल पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में भले ही 15% जो अटेंडेंस के साथ चाय बागानों को खोला गया था, जिन्हें बाद में 50% किया गया, तो क्या इस तरह की राहत मिलेगी? केंद्र सरकार ने भले ही हाँ कर दी हो कि जितने दफ्तर खुल सकते हैं उनकी परमिशन और उनकी गाइडलाइंस दी है, लेकिन यहाँ पर भी राज्य सरकार ने अपने नियम कानून लगाए, जिसमें ये कहा कि जब तक ये चीफ सेक्रेटरी से या मुख्य सचिव जब तक इसको ईमेल पर अप्रूवल नहीं देंगे, तब तक वो व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर सकता या अपनी इंडस्ट्री नहीं शुरू कर सकता। उसके अलग राज्य के अनुसार के नियम होंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक और जहां राजनीति है, तो वहीं दूसरी ओर जनता को ये विश्वास दिलाना है कि धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से ये प्रयास चल रहा है और आज 8 बजे के संबोधन में ये एक बार फिर देखा जाएगा कि आखिरकार किस तरह से इन नीतियों पर आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, अब इंतजार तो रात 8 बजे का है, लेकिन इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था तो उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। तो कोरोना के संक्रमण काल में प्रधानमंत्री इससे पहले जब जब देश को संबोधित कर चुके हैं, उसी संबोधन के कुछ हिस्से हमने आपको दिखाए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त मौजूद हैं। शाहनवाज जी, पूरे देश को अब इंतजार ये है कि 17 मई के बाद क्या होना है, क्या फैसले सरकार के हो सकते हैं, लॉकडाउन बढ़ेगा, खत्म होगा, रियायतें होंगी, क्या आप इस वक्त हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देश को संबोधित करना है तो अभी कयास ही लगाया जा सकता है, लेकिन ये सही है कि कल टीम इंडिया की मीटिंग हुई और उस टीम इंडिया मतलब सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ जो बैठक हुई है उसमें देश को आगे कैसे कोरोना की लड़ाई में आगे ले जाना है इस पर चर्चा विस्तार से हुई है। और मैं समझता हूँ इतनी लंबी चर्चा पहली बार 2 फेज में वो चर्चा हुई और जो फीडबैक मिला है, जो एक्सपर्ट की राय है, जो राज्यों के मुख्यमंत्री की राय है, उसकी रोशनी में प्रधानमंत्री जी आज देश को संबोधित करेंगे, क्योंकि कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं और कई राज्य लॉकडाउन के छूट के पक्ष में हैं, कई राज्य ट्रेन चलाने के पक्ष में हैं, कई राज्य उसके पक्ष में नहीं है। तो ये एक राय आई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी टीम के साथ इस पर चर्चा करके आज देश को संबोधित करेंगे और देश को इंतजार रहेगा, क्योंकि कोविड-19 का जो खतरा है उससे देश को बचाना है। और इसमें अभी तक पूरी इकट्ठे एकजुट होकर जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है इसका बड़ा संदेश गया है और आज हम सबको, पूरे देश को इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और सारी बैठक के बाद देश को संबोधित करते हुए क्या ऐलान करते हैं। आपकी तरह और आपके दर्शकों की तरह इंतजार रहेगा। और ऐसे भी आज तक पर सबसे ज्यादा जब भी प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है तो सबसे ज्यादा आज तक पर देखा गया है। तो हम भी आज तक खोलकर बैठेंगे, इंतजार करेंगे
प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार करेंगे, क्योंकि उससे पहले सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला करेंगे वो देश के हित में करेंगे। 135 करोड़ हिंदुस्तानी को कैसे अखिलेश कोविड जी, से बचाया मैं जाए, आपको भी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। जिस बात का जिक्र शाहनवाज हुसैन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संतोषजनक रहे हैं अभी तक के नतीजे। विपक्ष क्या उम्मीद कर रहा है आज प्रधानमंत्री के संबोधन से? देखिए, यही तो समस्या है कि सिर्फ कीर्तन किया जाता है। संतोषजनक है तो उसके आधार गिनाने चाहिए थे। देखिए, समस्या क्या है कि जब किसी प्रधानमंत्री के काम नहीं बोलता है, प्रधानमंत्रियों के सत्ता शीर्ष पे बैठे लोगों के काम बोलते हैं, लेकिन जब उसका कोई काम नहीं बोलता तो उसे बार बार बोलना पड़ता है। और यहाँ यही है, इवेंट मैनेजमेंट से तो आप लोगों का ध्यान भटका करके 6 वर्षों से सत्ता पा सकते हैं या लोगों का मेन मुद्दों से ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट से महामारी पे नहीं काबू पा सकते हैं। वो दिख भी गया, 3 बार बोल चुके हैं मोदी जी, एक दिन का वो भी जो चौथी बार हो गया। और क्या होता गया, हम और बद से बदतर होते गए। पूरे राष्ट्र ने, पूरे समाज ने, पूरे हर राजनीतिक दल ने मोदी जी की हर अपील का साथ दिया। लेकिन आज करोड़ों लाखों लोग सड़कों पे हैं। किस विभत्स स्थिति में मजदूर गरीब लोग सड़कों पे हैं। पत्थर दिल लोगों का भी पिघल जाता है दिल, लेकिन बीजेपी के लोगों का नहीं पिघल रहा है। ट्रेनों की झूठ बोलते रहे कि फ्री में ट्रेनें दी जा रही हैं, वो भी पोल खुल गई। लोग किस तरह परेशान हैं। छोटे कारोबारी, गांव में रहने वाले, 45-50 दिन हो गए 500 रुपए कुछ महिला खाते धारकों के खातों में डाला था, 10-8-9 करोड़ लोगों के, जबकि संख्या है 70 करोड़, 65-50 करोड़ लोगों की संख्या है। 38 करोड़ जनधन अकाउंट वाले ही हैं। गरीबों के, मजदूरों को जो रोजगार कर रहे हैं, जिनका रोजी रोजगार छीना, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। तो सिर्फ बोलना है, अब बोल करके ही उस पर चर्चा करना है। तो अखिलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि बाकी दुनिया के मुकाबले जिस स्थिति में भारत है, बाकी दुनिया के मुकाबले यहाँ पर मृत्यु दर जो कम है, वो उन आंकड़ों को क्या आप नजरअंदाज करते हैं? और दूसरी बात, राजस्थान में आपकी सरकार है, भीलवाड़ा मॉडल वहां सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फिर बाकी राज्य उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाया? अंजना भी मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। अंजना, आप भी इसमें सवाल जोड़ना चाहती हैं अपना? बिल्कुल, अखिलेश जी से ये जरूर पूछिएगा कि देखिए, लॉकडाउन का फैसला हो तो अखिलेश जी, जो परिस्थितियां हैं वो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात भी है नंबर 2 पर और राजस्थान भी है। तो हर शासित, जो अलग अलग पार्टियों के शासित राज्य हैं, उनका जिक्र हम कर रहे हैं, इसलिए सवाल में ही खोट मत खोजिएगा। मेरा आपसे ये कहना है कि लॉकडाउन में तो बीते दिन भी जो 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि नहीं पीएम साहब, लॉकडाउन अभी भी जरूर है, महाराष्ट्र ने कहा लॉकडाउन के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है, ये सभी कांग्रेस शासित राज्य हैं। तो लॉकडाउन का ये फैसला और इसके खिलाफ जाना का अर्थ यह है कि आप अपनी ही राज्य सरकारों के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। कर्फ्यू लगा दिया था कैप्टन अमरिंदर ने परिस्थितियों को देखकर सबसे पहले। अखिलेश जी, देखिए अंजना जी, लॉकडाउन की मुखालफत कौन कर रहा है? यही तो सबसे बड़ी बात है कि समझने की देरी है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक लॉकडाउन प्रक्रिया है, एक दवा की प्रक्रिया है, और तीसरा जो हमारा लोगों को दिनचर्या, रोजमर्रा की जरूरत, आवश्यकताओं की चीज है। अब इन तीनों को बांट के देखिए। अगर पहले बोला था कि हमारे यहाँ सबसे कम मरीज हैं, अब जब मरीज बढ़ गए तो बोला था कि डेथ रेट कम है। तो क्या कोई मोदी जी दवा दे दिए हैं क्या कि डेथ रेट कम हो गई है? वो तो हम लोग का मुकद्दर है। खैर, ये एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट ये हुआ कि जब पहला लॉकडाउन बढ़ा तभी भी मैंने कहा था कि लोगों का धैर्य न टूटने पाए, ये ध्यान रखना। ये कैसे नहीं टूटेगा? हमें हर गरीब के पास जो दिहाड़ी का, जिसको सुबह कमाता रात को खाता है, उस तक केंद्र सरकार की योजनाओं को नीति बना के पहुंचनी चाहिए। इस सरकार की न नीति है न नीयत है। आपने कोई पॉलिसी बनाई नहीं कि उनको हम रोज मुहैया करावें सामान। आप टेम्परेरी राशन कार्ड भी नहीं बनाए, आप उनके खातों में पैसे भी नहीं दिए। दूसरे, वो अब मजबूर हो गए तो पैदल चलने को चल दिए, किसी तरह से चल दिए। आपने उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं की, छोड़ दिया उनके भाग्य पे। बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल नंगे पर हजारों किलोमीटर लोग चल रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। केंद्र सरकार की नीति से, केंद्र सरकार की एक कोई नीति आनी चाहिए थी। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी अखिलेश जी, मैं रोहित बोल रहा हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। मेरा एक सवाल है आपसे। राहुल गांधी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंटरेक्शन किया कुछ बड़े लोगों के साथ, जिनमें अर्थशास्त्री थे, और कुछ चीजें सामने रखी। लेकिन क्या आपकी अपनी सरकारों वाले राज्यों ने उनको इंप्लीमेंट किया?
या ये सारी बातें जो टीवी पर होती हैं ये केवल इसलिए होती हैं कि राजनीतिक पार्टियां असल में अपना अपना पल्ला साफ दिखाना चाहती हैं, ताकि लोगों को यह लगता रहे कि नहीं साहब देखो हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया देते हैं, मोदी मानते नहीं। क्या महाराष्ट्र में मजदूरों ने पलायन नहीं किया? क्या राजस्थान से मजदूरों ने पलायन नहीं किया? क्या आपने उनके घर और खाते भर दिए जिससे कि वो वहीं पर बैठ जाएं और इंतजार कर लें? या आप ये मानते हैं कि ये एक सामान्य ह्यूमन नेचर है कि जब काम धंधा बंद है तो आदमी चाहेगा कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं किसी भी तरह से? मैं जवाब दूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो मजदूर हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, ये नेशनल वाइड प्रॉब्लम है और इस नेशनल वाइड प्रॉब्लम को आपको एक नीति बना करके उसको सब जगह करनी चाहिए थी भारत सरकार को ही, कि हम आपको एक टेम्परेरी रास्ते से मैं सुझाव दे रहा हूं। मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन जो दिन भर मैं देखता हूं, हमारे क्षेत्र के हजारों लोग हैं जिनसे हम संपर्क में। आप रखाते ये टेम्परेरी राशन कार्ड है, आपको ये राशन मिलेगा, आप खाइए मत जाइएगा। जब 2-3 महीने 4 महीने की बात है, आपको 1000 रुपए 2000 रुपए हम पॉकेट मनी भी देते हैं बच्चों के दूध सब्जी के लिए। आप यहीं बने रहिए, फिर समय कट जाएगा 4 महीने 3 महीने, वहां आपकी फिर फैक्ट्रियां चलेंगी, आप लोग मत परेशान होइए, धीरे धनाते। आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते, उनको रोजमर्रा की जरूरत की चीजें देते। तो ये तो आपको भारत सरकार को एक नीति बनानी थी ना, पैसे उन्हीं को देने थे ना। प्रदेश सरकारों को तो केंद्र सरकार का जो हिस्सा प्रदेशों का बनता है वो भी नहीं दिया। तो आपने नीति तो बनाई नहीं, कोई पॉलिसी तो बनाई नहीं और छोड़ दिया बस सबको भगवान भरोसे। माइग्रेंट सिर्फ एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है रोहित जी, इसके लिए एक सॉलिड नीति बनानी चाहिए थी। और वो नीति क्या था? सिर्फ लोगों का पेट भरता रहे, जो जरूरत की 1500 की आवश्यकता है गरीब आदमी को महीने भर की 2000 की 3000 की, वो आपको कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार की एक क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं है, नेशन वाइड पॉलिसी क्यों नहीं है मजदूरों को लेकर? और यही वजह है कि एक कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो ग्राउंड पर दिखाई देती है। लोगों को पता ही नहीं है, उनके पास जानकारी सही समय पर नहीं पहुंचती और दर दर भटक रहे हैं प्रवासी मजदूर। इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री बैठक में आते हैं या जो संपर्क में रहते हैं उनकी जबान अलग है। राहुल जी, सोनिया जी और अखिलेश जी की जबान एकदम अलग है। इनका ये कहना कि क्या जो लोग बच गए हैं मोदी जी दवा दे दिए इसलिए बच गए। हाँ, मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो ये देश इटली बन जाता, ये देश स्पेन बन जाता, ये अमेरिका बन जाता। मोदी जी ने पूरी ताकत से नेतृत्व की क्षमता दिखाई और आप उनके बारे में जो राय रखते हैं, क्योंकि आप लोग नरेंद्र मोदी जी से इतना ज्यादा आपको हसद और जलन है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सम्मान तो कीजिए। वो क्या अपने लिए फैसले कर रहे हैं? वो एक्सपर्ट की राय लेकर, मुख्यमंत्री की राय लेकर निर्णय करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो सवाल अंजना जी ने किया उसका जवाब नहीं दिया आपने। आपके राज्यों में सबसे ज्यादा हालत खराब है महाराष्ट्र में, राजस्थान में इतने लोग प्रॉब्लम में थे, आपने वहां मजदूरों की कोई चिंता नहीं की। आपने 2 ट्रेन की बात कर ली, अब हम ट्रेन चला रहे हैं, सिर्फ 2 वोचर दिखा दिया आपने भरूच से और अहमदाबाद से, उसके अलावा सिर्फ बयानबाजी करना। क्या कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कोई इलेक्शन चल रहा है? आपको हमारी आलोचना करनी है, मोदी जी की करनी है, देश की करनी है, कीजिए। लेकिन कोविड के वक्त में पूरा देश देख रहा है कि आप लोगों की नीयत और आपके नेता की नीयत सिर्फ मोदी जी की आलोचना है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे दुनिया में उनकी प्रशंसा हो रही है। और कल जी आप और भी, आपको मैं बीच में टोक रही हूं और आपको भी अखिलेश प्रताप जी, एक सेकंड सर, मैं आपका भी जवाब लूंगी, आपका भी हाथ दिख रहा है उठा हुआ। इस वक्त हमारे साथ सीधे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जुड़ रहे हैं लाइव आज तक पर। बीते दिन भी हेमंत सोरेन जी आप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए थे। मेरा पहला सवाल आज की इस जो एक डेवलपमेंट है उसके मद्देनजर यही है कि आज प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। बतौर मुख्यमंत्री जो आपकी बीते दिन बैठक में बात हुई, आज आप क्या उम्मीद करते हैं? पीएम क्या बोल सकते हैं? उन्होंने जो बीते दिन आप लोगों से कहा था उससे आप क्या समझ पाए थे? हेमंत सोरेन जी। देखिए, 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखेंगे फिर देश को अगले लॉकडाउन के संदर्भ में, और मैं उम्मीद करूंगा कि झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश, उड़ीसा और हमारे इधर जो बिहार हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, यहाँ के माइग्रेंट मजदूरों पर विशेष कुछ बात जरूर रखेंगे। जिस तरीके से विगत 40-50 दिनों के अंदर अभी जो हमारे प्रवासी मजदूरों का जो एक कंटिन्यूअस बहाव बरसों से था,
अलग अलग राज्यों में लोग पहुंचते थे, रोजगार का हिस्सा बनते थे। आज वो बहाव बिल्कुल डाइवर्ट होकर के वापस अपनी गांव की ओर चल पड़ा है और हालात इतनी बुरी है कि लोग ट्रेन में कट के मर रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, ये हालत है। तो मुझे लगता है कि मजदूरों के विषय पर जरूर इनका कोई ध्यान देंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने में इनकी भूमिका रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र रहा हो। इन दोनों क्षेत्रों में इन लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है और आज कहीं ना कहीं आने वाला समय में भी इन मजदूरों की एक बड़ी भूमिका इस देश की अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने का है, पहिए को चलाने का है। और आज जो डर और जो भय इनके मन में समाया है, उनको निकालने के लिए निश्चित रूप से इनके इस दर्द पर हमें उनको एक ढाढ़स बनाना होगा और उनको एक हिम्मत देनी पड़ेगी, जिससे वो फिर से हमारे इस देश के अर्थव्यवस्था को चलाने के भूमिका में आ पाए। नहीं तो जो हालात है बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बहुत शायद हम लोग विलंब से जगे हैं और लोग वापस लाने के लिए ट्रेनें का उपाय हुई है और ये सारी चीजें हुई है जो पर्याप्त आज के दिन में भी नहीं है। और जो बातें आती है कहीं से मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, भारत सरकार पैसे ले रही है, कम से कम आज के दिन में ये सारी चीजें मजदूरों के लिए तो कम से कम हमें थोड़ी आंखों में आंसू रखना होगा और उनको आज उनके गंतव्य स्थान तक जल्द से जल्द पहुंचा करके उनके परिवार के साथ उनको मिलने का मौका मिले, ताकि उनको एक नई ताकत मिले, नई ऊर्जा मिले। जी जी हेमंत जी, इसमें दो सवाल के हिस्से हैं मेरे, जो अगला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आपने खास तौर पर मजदूरों की, उनके जो प्रवासी मजदूर हैं उनका जिक्र किया है, जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं। रेलवेज की तरफ से कहा गया था कि 85% जो किराया है वो हम दे रहे हैं, 15% राज्यों को देना है, उन्हें मजदूरों से ये पैसा नहीं लेने की जरूरत है, कम से कम पलायन को प्रोत्साहन मिले, इसलिए हमने ये 15% स्टेट्स को दिया था। जब आप किराए का जिक्र करते हैं तो क्या रेलवे की तरफ से ये नियमावली या ये जो हिस्सेदारी थी किराए की, वो आप तक पहले पहुंची थी? क्या आपको इसकी जानकारी थी या कहां पर भूल हुआ जिसकी वजह से राज्यों में ये परिस्थिति बनी? क्या आपकी आवाज कट के आ रही है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, फिर से रिपीट करेंगे जी। ये जो 85% 15% किराए की बात थी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आवाज कट के आ रही है। चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बीते दिन जो पीएम ने कहा है, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट फेज में नियमों की जरूरत थी या स्ट्रिक्टनेस की जरूरत थी, वो सेकंड फेज में नहीं थी। जो सेकंड फेज में जरूरत थी उसकी तीसरे में नहीं थी, जो तीसरे में थी उसकी जरूरत अब चौथे फेज में नहीं है। क्या हम माने कि कल के बाद रेलवे की भी सेवाएं शुरू हो रही है, 17 मई के बाद काफी ढील हम देखेंगे नियमों में? हेमंत सोरेन जी। मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मीनाक्षी, आपको ही ये सवाल करने पड़ेंगे। हेमंत सोरेन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे क्या बोलने वाले हैं, इसे लेकर हम अलग अलग पक्षों से, राज्यों से, हर जगह से फीडबैक ले रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त और बातचीत के लिए हमारे साथ। आशुतोष जी, रात 8 बजे जो संबोधन होना है, बीते 50 दिन का जो सफर भारत का ये लॉकडाउन में रहा, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के भाषण से? देखिए, 2-3 चीजें हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही क्रूशियल फेज में इस वक्त हम पहुंच गए हैं और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हो या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उनके लिए आसान नहीं होगा यह फैसला कर पाना कि लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करना है या फिर उसमें ज्यादा छूट देनी है। क्योंकि अगर वो ज्यादा छूट देने की बात करते हैं तो उन्हें इस बात का इंतजाम करना पड़ेगा जो पिछले 10 दिनों के अंदर हमारे यहाँ जो कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 70,000 के आसपास पहुंच चुकी है और अब रोजाना
3000 4000 के आसपास कोरोना संक्रमण हो रहा है। इसका मतलब यह कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपने पीक की तरफ बढ़ता जा रहा है। वैसे में आप कोरोना संक्रमण को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और अगर रिलीफ देने में अगर कहीं गलती हो गई तो ये भयावह स्थिति भी पैदा हो सकती है। पहली बात तो यह है। दूसरी स्थिति यह कि जो आर्थिक स्थिति है वो भी अपने आप में ठीक इस वक्त नहीं है। तीसरी बात क्या है कि अभी शाहनवाज हुसैन साहब टीम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल ये टीम इंडिया पूरी तरीके से बटी हुई है। कल जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई उसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विपक्ष के राज्यों के मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुड़ गए हैं। हेमंत जी, जो बात आपसे पहले हो रही थी, आपने प्रवासी मजदूरों को लेकर सबसे बड़ी चिंता जाहिर यहाँ पर की, लेकिन अगर झारखंड के भी सभी जिलों की बात करें, आपने कहा था कि किसी भी तरह की छूट अभी वहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन अब इस वक्त क्या स्थिति राज्य के सभी जिलों में है और आगे झारखंड कितना तैयार है अगले फेज के लिए? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी समस्या उस समय नहीं थी। हमारी समस्या तो अब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर आएंगे और संक्रमित होकर के आएंगे। और आज इसकी वजह से ही आज जो तो थोड़ी बहुत हमारे पास ये लोग की जनसंख्या बढ़ी है, सो वो प्रवासी के ही लोग हैं। और ये बात खुशी की बात है, हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो 50% है। ये हमारे राज्य के लिए एक बेहतर संकेत है। लेकिन हम अभी आकलन करने की स्थिति पे नहीं है जब तक सारे मजदूर या अधिकतम संख्या में मजदूर राज्य में ना आ जाए। और जहाँ जहाँ लोग आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारे लोग, ये तो हम जो ट्रेन की व्यवस्था होगी वो तो आ ही रहे हैं, बल्कि अब लोग इधर से अलग अलग रिसोर्स, कोई पैदल आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है, कोई बैलगाड़ी में आ रहा है, अलग अलग रिसोर्स जनरेट करके लोग आ रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी जांच के दायरे भी बढ़ा रखे हैं और इसको लेकर के अभी थोड़ी हमारे लिए चिंताजनक स्थिति बनेगी, ये तो हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि प्रवासी के आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये आने वाला समय में हमारी स्थिति कैसी रहेगी। हालांकि अभी हम लोग ठीक ठाक हैं। अभी हमारे पास 2 ही जिले हैं जो बहुत जिसको हम लोग रेड जोन में कैलकुलेट कर रहे हैं 24 जिला में, और लगभग 22 जिले अभी तक हमारे पास छिटपुट घटनाओं के अलावा दूसरी कोई ये नहीं है। और कैजुअलिटी में भी मात्र अभी 3 ही कैजुअलिटीज हुए हैं, वो भी बहुत पहले हुए हैं, लगभग महीने भर पहले हुई हैं। और इसके अलावा विशेष कैजुअलिटी भी नहीं हुई है। ये स्थिति अभी इसकी हमारे कोरोना के संक्रमण का स्थिति। हेमंत जी, तो पीएम के सामने आपने क्या स्टैंड रखा? क्योंकि अभी तक जो जानकारी आई, 4 ऐसे राज्य थे जिसमें पंजाब और महाराष्ट्र ने खुलकर लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा इसके बिना आगे बढ़ना असंभव है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है इस वक्त। आप कह सकते हैं भाग्यशाली राज्यों में से एक हैं जहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। तो क्या हम माने कि आपने लॉकडाउन में जितनी भी ढील दी जा सकती है उसकी वकालत की? क्या था आपका स्टैंड पीएम के सामने लॉकडाउन को लेकर 17 मई के बाद? नहीं, अभी हमने भारत सरकार के गाइडलाइन जितने भी आए हैं लॉकडाउन में ढील देने की, और वैसे भी यहाँ पर सबसे अधिक हमारे यहाँ राज्य में भारत सरकार की उपक्रमें ही काम करती हैं, जो लॉकडाउन के दौरान में भी वो कंटिन्यूअस चल रहे थे, वो बंद वैसे भी नहीं थे, और उसको और अधिक गति देने की वकालत हुई है। और इसको लेकर के अभी हालांकि हम लोगों ने कोई ढील कहीं पर नहीं दिया है। अभी तक पूर्ण रूप से हम लोग का लॉकडाउन चल रहा है पूरे राज्य में, और अभी इस विषय पर चर्चा हो रही है। और अभी चूंकि आपको एक और चीज बिल्कुल स्पष्ट है, अभी बहुत सारे इस बीच में त्यौहार भी गुजरे इस लॉकडाउन के दौरान। हमारे स्थानीय सरहुल भी हम लोगों ने पार किया, रामनवमी भी पार किया। अभी हम रमजान के समय में, और हमको लगता है कि रमजान के समय में अभी लॉकडाउन खोलना, मुझे लगता है कि एक और स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब लोग अचानक बाहर निकलेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो स्थिति और खराब हो सकती है। अभी तक हम लोगों ने इस विषय पर कड़ी नजर रखी हुई है। इसको कई चीजों को ध्यान में रखकर अभी हम लोगों ने लॉकडाउन नहीं खोला है। और अगला 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का, जो हमारे देश के कैप्टन है, आखिर उनका निर्णय आखिरी निर्णय है, वो क्या निर्णय देते हैं उसके अनुरूप राज्य के अंदर की स्थिति को देखकर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे।
ठीक है, आप हेमंत जी बने रहिए। एक बार जरा जल्दी से आपको सुना देते हैं, जब पीएम ने इससे पहले भी लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया था, अपने संबोधन में क्या कहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे मन में आपके लिए, सुनिए पहले। जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। तो प्रधानमंत्री ने जब जब इस तरह का ऐलान किया, देश ने उनका साथ दिया। हमने देखा किस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन देश में चला है और अब तक जब 17 मई ये लॉकडाउन 3 खत्म होगा, कुल 54 दिन बीत जाएंगे। हेमंत सोरेन जी, मुझे लगता है कि ये जब हम सुनाते हैं रात 8 बजे पीएम ने इससे पहले और एक दिन उन्होंने सुबह में भी ऐलान किया था, तो हर किसी की, हर देशवासी की धड़कनें थमी रहती हैं कि आज ऐलान होने वाला है, पीएम क्या कहने वाले हैं। मुझे लगता है आपसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं हो सकता है ये बताने के लिए या संकेत देने के लिए कि आज पीएम रात में क्या कह सकते हैं। लेकिन एक और उन्होंने अप्रैल में मन की बात में एक अपील की थी, उसका एक छोटा सा 30 सेकंड का हिस्सा हम सुना रहे, फिर इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं।
तो प्रधानमंत्री ने जब मन की बात में भी अपनी बात कही, उन्होंने हाथ जोड़कर पहले भी माफी मांगी। मजदूरों की मजबूरी को लेकर ये देश व्यथित है और इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए बीते दिन भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन जी। सुबह सुबह का वक्त है, मैं देख रही हूँ आप लगातार कामकाज भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आप वक्त दे रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि पूरे देश में इस वक्त हलचल है ये जानने के लिए कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि बहुत निर्णायक मोड़ से इस वक्त देश गुजर रहा है। मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता ये बताने के लिए कि पीएम आज क्या बोल सकते हैं। हर कोई आपका कहा हुआ एक एक शब्द इस वक्त सुनेगा। हेमंत जी, क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, 54 दिन बीत गए लॉकडाउन के और आपने थोड़ा हमें फ्लैशबैक में भी भेजा और माननीय प्रधानमंत्री जी के कई घोषणाओं को आपने सुनाया भी। ये तो यही वाली बात हो गई, चिट भी मेरी पट भी मेरी। मतलब मुसीबत में भी डाले, माफी भी मांगे और आज जो नदी की प्रवाह बदल गई है मजदूरों का, आप देख रहे हैं क्या हताशा है, क्या हालत है। आज मैं, चूंकि हम लोग मजदूर प्रधान राज्य हैं, यहाँ सब कुछ होते हुए भी हम लोग एक ऐसे हालात से गुजरते हैं यहाँ के राज्य के लोग, जिसकी पीड़ा शायद यहाँ के जो लोग प्रवासी हैं वही बता सकते हैं। खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य, 42% से अधिक खनिज संपदा जो हम देते हैं, रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू हम देते हैं। आज मजदूरों को रेलवे में पैसे देने पड़े, इस राज्य के लोगों को, इस राज्य के मजदूरों को, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और आज चूंकि हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, इसी पर ट्रेन पर ही मेरा सवाल था जिसका जवाब मैं पहले हेमंत जी आपसे नहीं ले पाई थी जी। हाँ, ये 85% और 15% वाले की सच्चाई क्या थी? क्योंकि कहा गया रेलवेज ने पहले राज्य सरकारों को कहा था कि आपको सिर्फ 15% देना है, ये आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, श्रमिकों से लेने के लिए नहीं कहा था। ये जो उनका जवाब था, इसका सच क्या है? नहीं, श्रमिकों से तो हम ले ही नहीं रहे हैं मैडम। हम लोग श्रमिकों से तो आज तक हम लोगों ने लिया ही नहीं, एक भी पैसे हम लोगों ने श्रमिकों से नहीं लिया। जहां राज्य सरकार ने इंटरवेन किया है या जब से राज्य सरकार ने इस एक्टिविटीज को शुरू किया है, राज्य सरकार ने एक भी पैसे हम लोगों ने मजदूरों से नहीं लिया। और जहां 15% की बात है, 85% की बात है, उसका इंटरप्रिटेशन कई तरीके से है। आप उस इंटरप्रिटेशन को अगर हम देखेंगे बहुत बड़े पैमाने में, तो वही मतलब बिग जीरो आपको मिलेगा, वहीं पर चल के हम आके खड़े हो गए। ये आज ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं ले रहे हैं, ऐसा मतलब राज्यों के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं हो रही है। आज केंद्र सरकार का ये प्राथमिकता दायित्व है कि हमको आज इनके लिए बहुत, ये बात सही है, आज केंद्र के लिए एक अग्नि परीक्षा है। एक तरफ बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का ये है बटखरा है, दूसरी तरफ बहुत बड़ा मजदूरों का एक अलग बटखरा है। आज इनको कैसे बैलेंस करेंगे और किस तरीके से करेंगे, मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति पर नहीं हूँ, क्योंकि सारा चीज़ राज्य सरकार की जिम्मेवारी पर आज है। आज अर्थव्यवस्था में अगर धन संग्रह करने की बात करें तो हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। हम ना टैक्स लगा सकते हैं, ना टैक्स घटा सकते हैं। कल हमने प्रधानमंत्री जी से कहा हमें भी अपना रिसोर्स जनरेट करने का थोड़ा रास्ता बताया जाए, नहीं तो हर एक रुपया के लिए हमें केंद्र की ओर सर उठाना पड़ता है। और ये जरूर है कि आज हमारे पिछड़े राज्यों के लिए इनका जो यहाँ से मजदूर जाते हैं, इनके लिए इनको विशेष तौर पर हमें उम्मीद होगी कि 17 तारीख को कुछ बात रखेंगे जरूर।
जी, और आपने कहा कि कैसे आपने भी प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात कही है कि रेवेन्यू राजस्व कैसे आपको इकट्ठा करना है, जुगाड़ना है, इसके लिए राज्यों को ढील दी जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात अब हम सुना रहे हैं जिसकी अक्सर आप भी प्रशंसा करते रहे और वो भी आपकी बहुत करते रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जिसके बाद मैं इस पर आऊंगी कि पीएम ने जो ये सवाल पूछा है कि ओपनिंग कहां कहां पर हो, आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे। तमाम मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, 15 मई तक ये जवाब तमाम राज्यों को देने हैं। आइए लेकिन पहले आपको सुना देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो क्या कह रहे हैं। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीजें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद, जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए, क्या बसें चालू होनी चाहिए, क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए, क्या ऑटो चालू होनी चाहिए, टैक्सी चालू होनी चाहिए, क्या स्कूल खुलने चाहिए, मार्केट खुलने चाहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए, क्या क्या चीजें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खुलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखना। तो आपने सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अब हमें क्या फैसला लेना है, दिल्ली के लोगों की वो राय मांग रहे हैं और इसी के साथ वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री जुड़े हुए थे लगातार, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ऐसे उन्होंने बीते दिन भी सरकार से यही कहा है कि अपना राजस्व इकट्ठा करने का तरीका और ढील, थोड़ी सी जो ताकत है वो राज्य सरकारों के हाथों में दी जाए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दे, इस महा कवरेज में रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो फिर ये निर्णय देश के सामने आएगा आज तक के जरिए कि पीएम आगे की रणनीति के बारे में क्या करने वाले हैं। क्या लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है या 18 मई के बाद लॉकडाउन 4 में नए नियमों का ऐलान होगा।